बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में 3 महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं जो आपको संविधान में दिखाई देंगे। बाबा साहब ने जब अपनी जीवन की शुरुआत की तो आप देखेंगे कि बाबा साहब इस देश में छुआछूत को और जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा इस देश का मिशन है। तो इसीलिए जो बाबा साहब कहते थे कि इलेक्शन मतलब जो अब्राहम लिंकन को उन्होंने कोट करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो हमारे देश में अभी लागू नहीं हुई है। दूसरा, पहला काम बाबा साहब ने महाड़ का पानी का सत्याग्रह किया और दूसरा काम बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, एक ही गांव में, महाड़ में। महाड़ कहाँ है? तो महाड़ जो है रायगढ़ की रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। रायगढ़ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला हुआ करता था, वो प्लेस है वहाँ। आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बाबा साहब ने वहाँ रिजोल्यूशन पास किया है। 1927 में बाबा साहब ने एक रिजोल्यूशन पास किया है और रिजोल्यूशन में कहा है कि इस देश में जो भी लोकतंत्र बनेगा वो लोकतंत्र जनता के परमिशन से बनना चाहिए। जो भी कानून बनेगा वो जनता के परमिशन से बनना चाहिए, धर्म के परमिशन से नहीं बनना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा है कि सैंक्शन ऑफ लॉ शैल इमैनेट फ्रॉम द पीपल एंड नॉट फ्रॉम द रिलीजन। ये जो बाबा साहब ने रिजोल्यूशन पास किया 1927 में, दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ दिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है कोई एक दिन में नहीं बनी है। डेमोक्रेसी बनाने के लिए बाबा साहब का निरंतर संघर्ष रहा है। वोट करते जरूर है, कुछ समुदाय है इस देश में, कुछ समुदाय है जो वोट करते जरूर है लेकिन उनके वोट पावर में ट्रांसलेट नहीं हो रहे, एंड दे रिमेन ऑलवेज इन अ माइनॉरिटी। मतलब वो हमेशा पॉलिटिकल माइनॉरिटी में रहते हैं। जैसे इस देश में दलित समुदाय है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो लोग वोट करता जरूर है लेकिन उसके वोट से सरकार नहीं बनती इस देश में। एंड दैट इज व्हेन आई टेल यू कि ये डेमोक्रेसी वहाँ डिफीट हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि इस देश का जो वोटर है वो वोटर अपना वोट खुद डिसाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिसाइड कर रहा है? तो हमारे देश में जब कांग्रेस और बहुत अन्य पार्टियों की सरकार रही तो अन्य पार्टियों की सरकार ने एक कानून बनाया। कानून में कहा कि इलेक्शन में कारपोरेट्स को पैसा देने का अधिकार होगा, कंपनियों को। कंपनीज एक्ट है, आपकी ओएनजीसी इज वन ऑफ द कंपनीज एक्ट में, बट ये पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते। दे आर द पब्लिक कंपनी, बट द प्राइवेट कंपनीज हैव पावर टू गिव द पॉलिटिकल डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। वहाँ उन्होंने लिखा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज डोनेशन दे सकती है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत बड़ी कंपनीज, बिग कंपनीज है इस देश में, जिनका टर्नओवर जो है छोटे छोटे देशों के पूरे कंप्लीट जीडीपी के बराबर है, वो लोग आपके पॉलिटिकल इलेक्शंस को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब तो महासागर हैं, तो कुछ ना कुछ ढूंढ कर आपको ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ बाबा साहब के बारे में नहीं मिलेगी। बाबा साहब के बारे में पिछले 10 साल या 15-20 साल से देश और दुनिया में बातचीत हो रही है। पहले भी होती थी लेकिन अभी बातचीत का सिलसिला बदल गया है। बाबा साहब को लोगों ने समझा है और मुझे लगता है कि बाबा साहब को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। उसके पहले भी छुआछूत के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे थे। कामयाब क्यों नहीं हो रहे थे? उसके कई कारण हो सकते हैं।
छुआछात के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ है पहला, या जाति व्यवस्था के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ है, वो राष्ट्र संत संत रविदास जी महाराज के माध्यम से हुआ है। देश का पहला जो छुआछात और जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन है वो संत रविदास जी के संबंध में हुआ है, उन्होंने शुरू किया है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया है। तो आप देखेंगे कि कामयाब क्यों नहीं हो रहा था, और बाबा साहब आते ही ये कैसे कामयाब हुआ, इसको भी देखने की जरूरत है। दूसरा बड़ा आंदोलन बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए किया है। बाबा साहब की जिंदगी का जो, मैं उन सारी चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन पहले मैं बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो जिंदगी का मकसद है इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लगाया हुआ। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में कहते हैं कि लोकतंत्र है तो हम लोग जिंदा हैं, हम लोग अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा हम लोग खत्म हो जाएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में नागपुर में कहा है। नागपुर में जब जुलाई महीना में 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जहाँ 75,000 लोग उस समय इकट्ठा हुए थे देश भर से, 75,000 लोग। वहाँ बाबा साहब ने कहा है कि लोकतंत्र है तो हम लोग जिंदा है, लोकतंत्र में हम अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो बाबा साहब का जीवन जो है इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना था, और बाबा साहब ने उसे कामयाबी से स्थापित किया है। और तीसरा, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बड़ा आंदोलन किया है। धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, और फाइनली जाके जो है अपनी ज़िंदगी में नागपुर में उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है। तो आज हम लोग जिस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं वो है बाबा साहब का लोकतंत्र और बाबा साहब का जो सपना है, अम्बेडकर एंड दी डेमोक्रेसी, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि बाबा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए 1930 टू 1932, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड के लिए गए थे। जो पूना पैक्ट हुआ उसके पहले जो कम्युनल अवार्ड आया था अगस्त महीना में, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबा साहब कम्युनल अवार्ड के लिए गए थे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की पहली डिमांड कम्युनल अवार्ड नहीं था। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नेवर द फर्स्ट डिमांड ऑफ बाबा साहब। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में सबको मत का अधिकार होना चाहिए। जो आर्टिकल 326 है संविधान में, उसमें लिखा गया है। बाबा साहब उसको फंडामेंटल राइट में लिखना चाहते थे, लेकिन लिखने के दौर में कॉन्स्टेंट असेंबली और ये सारी चीज़ों में शायद वो जो है बाद में लेटर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गया, लेकिन बाबा साहब और पूरी संविधान सभा भी जो है उस अधिकार को संविधान में के मूलभूत अधिकारों में लिखना चाहती थी। तो आप देखेंगे कि बाबा साहब इस देश में सबको एडल्ट फ्रेंचाइज प्रौढ़ मताधिकार देना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए रेडी नहीं थे। तो जब ब्रिटिश रेडी नहीं थे तो बाबा साहब को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, और कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट पर सेटल्ड हुए। अदरवाइज आप देखते कि इस देश में सेपरेट इलेक्टोरेट का बाबा साहब का लड़ाई नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो इस देश में
नागरिकता या प्रौढ़ मताधिकार का किसी का डिमांड नहीं था। कोई नहीं कह रहा था कि नागरिकता और प्रौढ़ मताधिकार का हमारा डिमांड होना चाहिए। लेकिन दुनिया में जब महिलाओं को बहुत लेट अधिकार मिले हैं मताधिकार के, उसके पहले बाबा साहब ने सबको मताधिकार दे दिया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वंश का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, गांव का हो, शहरी हो, कहीं का भी हो, सबको इस देश में एक का मत का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया है। दोस्तों, जब बाबा साहब अंबेडकर इस देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते तो बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे? जब बाबा साहब, आप देखेंगे कि महाड़ का अभी जिक्र आया था, हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि महाड़ उनको ज़्यादा पता है क्योंकि वो उस समय बॉम्बे प्रोविंसेस में था, और मकवाना जी भी, उनका भी जो गुजरात है वो भी बॉम्बे में ही था, तो वो उनका ही है, हमारा नहीं है। हम लोग तो, मैं तो जो है सेंट्रल प्रोविंसेस से हूँ, आप तो यूनाइटेड प्रोविंसेस से हैं, लेकिन मकवाना जी जो है बॉम्बे प्रोविंसेस से। तो बॉम्बे प्रोविंसेस में जो आज का गुजरात भी था, वहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर ने 2 बड़े काम किए हैं। वैसे 3 बड़े काम हैं, लेकिन 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम हैं। पहला काम, बाबा साहब ने महाड़ का पानी का सत्याग्रह किया, और दूसरा काम बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, एक ही गांव में, महाड़ में। महाड़ कहाँ है? तो महाड़ जो है रायगढ़ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। रायगढ़ जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का किला हुआ करता था, वो प्लेस है वहाँ। आप देखेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बाबा साहब ने वहाँ रिजोल्यूशन पास किया है। 1927 में बाबा साहब ने एक रिजोल्यूशन पास किया है, और रिजोल्यूशन में कहा है कि इस देश में जो भी लोकतंत्र बनेगा, वो लोकतंत्र जनता के परमिशन से बनना चाहिए। जो भी कानून बनेगा वो जनता के परमिशन से बनना चाहिए, धर्म के परमिशन से नहीं बनना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा है कि सैंक्शन ऑफ लॉ शैल इमैनेट फ्रॉम द पीपल एंड नॉट फ्रॉम द रिलीजन। ये जो बाबा साहब ने रिजोल्यूशन पास किया 1927 में, दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ दिस डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है कोई एक दिन में नहीं बनी है। डेमोक्रेसी बनाने के लिए बाबा साहब का निरंतर संघर्ष रहा है, और संघर्ष में बाबा साहब ये संघर्ष कर रहे थे कि इस देश में लोकतंत्र बने तो लोगों की सैंक्शन से बने, धर्म की सैंक्शन से नहीं बनना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 13 लिखा, और 13 में उन्होंने कहा कि जितने भी धार्मिक कानून हैं, जो कानून मनुष्य में भेदभाव करते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, तरह तरह के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, उसको आर्टिकल 13 लिखकर बाबा साहब ने उसका विध्वंस कर दिया है। वो सारे कानूनों का बाबा साहब ने विध्वंस कर दिया। तो यदि आपको कोई पूछता है कि पुराने कानूनों का क्या हुआ, मनुस्मृति का क्या हुआ, जो गलत कानून है, धर्म ग्रंथ है, उनका क्या हुआ, तो बाबा साहब ने आर्टिकल 13 लिख के उन सारे कानूनों का जो है विध्वंस कर दिया है। जो डॉक्टर राजकुमार कहते थे कि विध्वंस, बाबा साहब ने एनाइलेशन वर्ड भारत में पहली बार इस्तेमाल किया, तो विध्वंस किया है। लेकिन उसके भी आगे यदि आप कहेंगे तो उन कानूनों का बीजनाश किया है। दोस्तों, जब इस देश में ब्रिटिश लोग संविधान की व्यवस्था बनाना चाहते थे, जैसे आर्टिकल, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में 1935 का एक कानून बना। 1935 का एक कानून से इस देश में लोकतंत्र, लिमिटेड जिसे कहते हैं, लिमिटेड जो है लोकतंत्र लागू हुआ। और लिमिटेड लोकतंत्र लागू होने के बाद में आप लोगों को कई सारी सुविधाएं और अधिकार मिले। इस देश में सेंट्रल लेजिस्लेचर बना, इस देश में स्टेट लेजिस्लेचर बना, और आपके जो लोग हैं वो चुन कर जाते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1936 में पार्टी बनाई,
और पार्टी के तहत जब चुनाव लड़ना तो इस देश की उन्होंने तीसरी सबसे बड़ी पार्टी 1936 में बनाई। बाद में वो पार्टी बनाकर जो है इस देश में बड़ी राजनीति उन्होंने किया। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब बाबा साहब अंबेडकर ये सब कुछ कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या था। तो बाबा साहब इस देश में एक वोट, एक वन मैन वन वोट एंड वन मैन वन वैल्यू देना चाहते थे। जो पॉलिटिकल सिस्टम बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया उसमें बाबा साहब ने एक भाषण किया है। उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम लोग इस देश में राजनीतिक समानता को लागू करना चाहते हैं। इस देश में राजनीतिक समानता को लागू कर रहे हैं। 25 नवंबर 1949 को उसके दूसरे दिन संविधान इस देश में लागू हो गया, 26 नवंबर 1949। तो उसके एक दिन पहले बाबा साहब ने कहा कि हम इस देश में राजनीतिक समता को हासिल कर लिया है और हम लोग सामाजिक और आर्थिक असमानता में जी रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में राजनीतिक समता लागू कर दिया संविधान से, लेकिन राजनीतिक समता अभी भी धरातल पर नहीं आई है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस। राजनीति में करते जरूर है, कुछ समुदाय है इस देश में, कुछ समुदाय है जो वोट करते जरूर है लेकिन उनके वोट पावर में ट्रांसलेट नहीं हो रहे एंड दे रिमेन ऑलवेज इन अ माइनॉरिटी। मतलब वो हमेशा पॉलिटिकल माइनॉरिटी में रहते हैं। जैसे इस देश में दलित समुदाय है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो लोग वोट करता जरूर है लेकिन उसके वोट से सरकार नहीं बनती इस देश में। एंड दैट इज व्हेन आई टेल यू कि ये डेमोक्रेसी वहाँ डिफीट हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि इस देश का जो वोटर है वो वोटर अपना वोट खुद डिसाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं डिसाइड कर रहा है? तो हमारे देश में जब कांग्रेस और बहुत अन्य पार्टियों की सरकार रही तो अन्य पार्टियों की सरकार ने एक कानून बनाया। कानून में कहा कि इलेक्शन में कारपोरेट्स को पैसा देने का अधिकार होगा, कंपनियों को। कंपनीज एक्ट है, आपकी ONGC इज वन ऑफ द कंपनीज एक्ट में, बट ये पॉलिटिकल डोनेशन नहीं दे सकते। दे आर द पब्लिक कंपनी, बट द प्राइवेट कंपनीज हैव पावर टू गिव द पॉलिटिकल डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। वहां उन्होंने लिखा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कंपनीज डोनेशन दे सकती है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बहुत बड़ी कंपनीज, बिग कंपनीज है इस देश में, जिनका टर्नओवर जो है छोटे छोटे देशों के पूरे कंप्लीट GDP के बराबर है, वो लोग आपके पॉलिटिकल इलेक्शंस को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देकर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसीलिए जो जनता की सरकार आनी चाहिए इस देश में, वो जनता की सरकार नहीं आ रही है, वो कारपोरेट्स की सरकार आ रही है। परसों के दिन मैं बॉम्बे गया था, तो मेरा कैब वाला ने मुझे कहा कि इस देश में हमें इस देश में कारपोरेट्स को सरकार के जेब में रखना चाहिए, ना कि हमारी सरकार कारपोरेट्स के जेब में होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं सरकार बनाते जिसके तहत जो उद्योगपति है वो सरकार के जूते के नीचे रह सके। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। हमारे देश में हमारी सरकारें उद्योगपतियों के जेब में है, लेकिन हमें इस देश में यदि लोकतंत्र को लागू करना है तो हमें उद्योगपतियों को सरकार की, ना किसी एक व्यक्ति की नहीं, सरकार की जूते के नीचे रखना होगा। तो जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है वो इस देश में लागू नहीं हो रहा है। सारा इलेक्शन वन साइडेड हाईजैक हो जाता है। और दैट्स वाई जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है
वो लागू नहीं होता है। इलेक्शंस आर करप्ट हो गए हैं, बहुत हाईली करप्ट हो गए इलेक्शंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इलेक्शंस आर मैनिपुलेटेड बाय एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशंस। बहुत एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशंस, करप्ट प्रैक्टिसेस से मैनिपुलेट होते हैं। एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैं मानता हूँ कि जो करंट फॉर्म ऑफ इलेक्शन सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उससे सहमत हूँ कि हमारे देश में इलेक्शन का सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है उसी तरह से हमें लागू करना चाहिए। लेकिन ये सब करते हुए जनता के हाथ से पावर जो सरकार बननी चाहिए वो जनता के तरफ से सरकार नहीं बन रही है। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं हो रहा है, कारपोरेट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हो रहा है। तो इसीलिए जो बाबा साहब कहते थे कि इलेक्शन मतलब जो अब्राहम लिंकन को उन्होंने कोट करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो हमारे देश में अभी लागू नहीं हुई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशन या लोकतंत्र के सामने, वो चैलेंज ये है कि जो पॉलिटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। उनका बिहेवियर देखिए, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, कैबिनेट के पावर्स क्या है और पार्लियामेंट के पावर्स क्या है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। आप जब देखेंगे तो हमारे देश में नोटबंदी हुई। अब वो इस विषय कंक्लूडेड है, उसके ऊपर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोसेस को बता रहा हूँ, सही था कि गलत था ये नहीं मैं कह रहा हूँ, और किसी गवर्नमेंट को भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब नोटबंदी लागू हुई तो आरोप पार्लियामेंट में ये लगाया गया कि कैबिनेट को नहीं पूछा गया, कैबिनेट को नहीं पूछा गया। अरुण जेटली उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके सामने ये बोला गया कि अरुण जेटली को तो पूछा ही नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया। उस समय हमारे देश में कोविंद प्रेसिडेंट थे। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि यदि कोई भी मिनिस्टर अपने मर्जी से कोई भी निर्णय लेता है और उसको यदि कैबिनेट की मान्यता नहीं है तो प्रेसिडेंट उस निर्णय को रिकंसिडर करवा सकता है। इस देश में बहुत अप्रोर हुआ, लोग 1-2 किलोमीटर की लाइनें में लगे, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट चुप बैठे रहे। अब प्रेसिडेंट कोविंद जो है वो चुप बैठे रहे, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज द थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा थ्रेट है। यदि आप जिस व्यक्ति को उस पद पर इलेक्ट करते हैं वो यदि उसका काम नहीं करे तो वो संविधान को ही नहीं, इस देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूं कि हमारे देश में हमने सांसद चुने हैं, सांसद चुने हैं और सांसद लोगों को हमने बोला है कि आप हमारी जाके बात वहां बता दीजिए, पार्लियामेंट में जो भी बात बतानी है आप हमारी बात बता दीजिए। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि सांसद को बोलने का अधिकार उसका खुद नहीं डिसाइड होता है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड होती है। कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान में बदलाव लाया, 10th शेड्यूल डाला। 10th शेड्यूल में उन्होंने कहा कि बोलने का जो अधिकार होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। आपने पार्टी को चुना नहीं है, आपने उस कैंडिडेट को चुना है, उस व्यक्ति को चुना है। डॉक्टर राजकुमार बोल रहे थे इसके ऊपर कि आप तो बैल को वोट करते हो, यू वोट फॉर बुल। तो जो कैंडिडेट को हमने चुना हुआ है, जैसे SC ST के कई सारे कैंडिडेट्स हैं,
लेकिन पार्लियामेंट में कौन बोलेगा इसका निर्णय पार्टी डिसाइड कर रही है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, समाजवादी पार्टी, जो मतलब मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, और यहाँ तो बिल्कुल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट थे जो सांसद थे, उन्होंने SC ST के ही थे, लेकिन SC ST के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल फाड़ दिया था, क्योंकि उनकी पार्टी की चाहत थी, इसलिए बिल फाड़ दिया। तो एक व्यक्ति के बिल फाड़ने की वजह से सारे SC ST के लोगों के जो है अधिकारों का नुकसान हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते उस व्यक्ति को। तो रीजन इज पार्टी डिसाइड्स। क्या हुआ कि इसमें पार्टी जो है, जब पार्टी डिसाइड कर रही है तो पार्टी कौन है, इस देश में पार्टी कौन है? तो आप देखेंगे कि पार्टी एक फैमिली की पार्टी है। इस देश में 50 यदि बड़ी पार्टी होगी तो उसमें से 45 पार्टियां एक फैमिली की पार्टीज हैं। 45, राइट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। DMK फैमिली पार्टी है, जगनमोहन रेड्डी फैमिली पार्टी है, समाजवादी पार्टी फैमिली पार्टी है, ममता बनर्जी फैमिली पार्टी है, राजद फैमिली पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ा उदाहरण फैमिली पार्टी है। ये फैमिली पार्टीज लोकतंत्र को कंट्रोल करती है। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी। कैसे कंट्रोल करती है? जैसे कांग्रेस पार्टी एक फैमिली की पार्टी है, और एक फैमिली कई सारे अलायंस बनाती है। किसी एक समुदाय के साथ अलायंस बनाया, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस बनाया, उसके साथ वो जनता का पॉलिटिकल विल मैनिपुलेट करता है। तो आपका सांसद क्या बोलेगा, वही बोलेगा जो उस फैमिली को या उसके अलायंस को सूट करेगा, वही बोलेगा। मैं पिछले कुछ दिनों पहले मुकुल वासनिक का भाषण देख रहा था। जब संविधान के ऊपर पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भाषण हो रहा था, वो दलित समुदाय के हैं, लेकिन एग्जैक्टली एंटी दलित बात कर रहे थे। एग्जैक्टली एंटी दलित बात। मुकुल वासनिक मेरे गांव के हैं, लेकिन एग्जैक्टली एंटी दलित बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बात उस फैमिली पार्टी को सूट करती है। तो इस देश के जो लोकतंत्र है उसको फैमिली पार्टीज ने डिफीट किया है। आपके पास लोकतंत्र क्यों नहीं है? आप वोट देते हैं लेकिन डिसीजन आप नहीं लेते। कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने तो सरकार बना दी है, लेकिन सरकार हमारे समर्थन में कोई काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि आपने 5 सालों में एक बार वोट दे दिया है, लेकिन वोट आपने अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस दिया है। इसीलिए यदि इस देश में लोकतंत्र को, बाबा साहब के हिसाब से यदि इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो जो बदलाव आए हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो वहाँ फैमिली के लोग बैठ जाते हैं, मतलब जजेस अपॉइंट जजेस। और लोगों का ये आरोप है कि 250 फैमिलीज इस देश में सुप्रीम कोर्ट चलाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए हैं उसको खारिज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपके फंडामेंटल राइट्स यदि वायलेट हो गए हैं, हनन हो गया है, तो उसके ऊपर केसेस सुन के आपके फंडामेंटल राइट्स को ठीक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन ये जो 250 फैमिली के लोग हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर कर दिया है। वो क्या करते हैं आपको बता रहा हूँ। हमारे देश में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है जो संविधान के हिसाब से है। संविधान के हिसाब से क्या बताया गया है कि जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट जो नियुक्ति करेगा तो वो चीफ जस्टिस को कंसल्टेशन करेगा, ये बताया है।
जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कि पहले दिन से ऐसा कंसल्टेशन होना है कि नाम भी हम भेजेंगे और उसको प्रेसिडेंट को खुद अप्रूव करेगा, और अप्रूव नहीं करेगा तो गलत होगा, असंवैधानिक हो जाएगा। तो नाम भेजने का अधिकार जजों के पास, नाम नहीं भेजेगा तो वो संविधान विरोधी हो जाएगा, नाम नहीं स्वीकार करेगा तो वो संविधान विरोधी हो जाएगा। और प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर क्या एडवाइस करेगा, एडवाइस का कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एड और एडवाइस, प्रेसिडेंट को क्या सलाह देनी है ये प्राइम मिनिस्टर का पूरा अधिकार है, और वो अधिकार ऐसा है कि किसी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो सलाह देंगे उसी को प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को बताना होगा। अब आप मुझे बताइए कि यह संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं है, लेकिन पिछले 35 सालों से ये संविधान का विरोधी कार्य कर चल रहा है। आप कुछ कर पाए? आप कुछ कर पाए? आप कुछ नहीं कर पाए। तो संविधान विरोधी इस देश में बहुत काम चल रहे हैं, और ऐसे काम ऐसे चल रहे हैं कि इससे लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि पिछले दिनों एक सवाल आया कि हमारे देश में जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है इलेक्शन कमिश्नर अच्छा होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति ठीक ठाक होनी चाहिए। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं वहाँ चीफ जस्टिस को बिठा दीजिए। चीफ जस्टिस को बिठाने से यदि सारी समस्या ठीक हो जाती तो संविधान सभा के लोगों ने बिठा देते उसको, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने नहीं बिठाया संविधान लिखते समय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ उसको चीफ जस्टिस को बिठा दीजिए। क्यों? क्योंकि पावर को कंट्रोल करना है। आप मुझे बताइए कि सीबीआई की नियुक्ति में चीफ जस्टिस है तो सीबीआई ठीक हो गया? सीबीआई की नियुक्ति में पिछले 10 साल से चीफ जस्टिस बैठता है, क्या सीबीआई ठीक हो गया? लेकिन ये सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, जब हम लोग संविधान देख रहे हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संविधान के हिसाब से इस देश में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखना जरूरी है। एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा एक होता है एक सब्सटेंटिव वहाँ पे चीज़ें लिखी होती है संविधान में, वो सब्सटेंटिव चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। आपको पता है इस बात को? हमारे देश में पिछले 7-8 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ही नहीं है, और संविधान में लिखा है कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं है डिप्टी स्पीकर? क्योंकि डिप्टी स्पीकर यदि आप जैसे लगा देंगे तो वो अपोजिशन पार्टी का हो सकता है। एक ट्रेंड है कि स्पीकर यदि रूलिंग पार्टी का है तो डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए। लेकिन यह सरकार जो है संविधान के खिलाफ डिप्टी स्पीकर का नियुक्ति ही नहीं कर रहा है। आप कुछ कर पाए? आप कुछ नहीं कर पा रहे। और ये किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मोदी आ गया करके खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को इस तरह से खतरे में डाला गया है। तो ये जो सब्सटेंटिव चीज़ है और प्रोसीजर है उसका कंप्लीट लॉस है कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर में, ये जो प्रक्रिया चला रहे। तो उसकी वजह से जो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में संविधान लागू होना चाहिए, बाबा साहब कहते थे कि संविधान लागू अपने आप में नहीं होगा और संविधान अपने आप में खराब या सही नहीं होगा, लेकिन संविधान लगाने वाले, लागू करने वाले लोग यदि सही है तो संविधान सही होगा, बहुत अच्छे से अच्छा काम करेगा। लेकिन संविधान लागू करने वाले लोग यदि खराब हैं तो संविधान बहुत बुरी तरह से फेल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्पाइट टू दैट ये सारी समस्या है, लेकिन डिस्पाइट टू दैट इस देश में लोकतंत्र बहुत कामयाब हुआ है। जैसे इस देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं,
और बार बार उन लोगों को आपके वोट मांगने पड़ते हैं, और बिना आपके वोट की कोई सरकार नहीं बनती। दूसरी बात मैंने ये देखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश में नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।